Hello everyone. I welcome you all again to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6th. In this presentation, we'll be covering chapter number 3, Playing with Numbers, and here we'll be finding the solutions to the questions of exercise 3.5. Let us read the very first question. The very first question says that which of the following statements are true? तो यहाँ हमें कुछ statements दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि इन statements में से कौन सी statement true है और कौन सी statement false है. We even have to justify हमने कि वो true क्यों कहा है या हमने false क्यों कहा है, और अगर false है तो हम उसको correct भी करते हैं. Okay, the very first statement is if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड व्हाई इज इट फॉल्स? क्योंकि इसका रीजन ये है कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से तो डिविजिबल है लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है. हालांकि दोनों की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सेम है कि हम डिजिट्स का सम करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है. देयरफॉर ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये है फॉल्स. लेट अस मूव टू द बी पार्ट नाउ. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अब हमें उल्टा पूछा गया है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 से भी डिविजिबल होगा? यस, इट इज ट्रू. ऐसा क्यों है? बिकॉज जो 3 है और जो 9 है उनमें एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या है? दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9. तो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है कि अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, ये ट्रू है क्योंकि 3 9 का फैक्टर है. इफ यू नोटिस एंड लुक केयरफुली तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स टोटली डिफरेंट है, ये सेम नहीं है. ओके, लेट अस मूव टू द सी पार्ट नाउ. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. तो ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि एक नंबर 18 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 and 6 दोनों से डिविजिबल है. इज इट सो? नो, इट इज नॉट द केस. तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फॉल्स क्यों है मैं अभी आपको बताती हूँ. ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 and 6 दोनों से डिविजिबल तो है लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं है. सो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स, ये ट्रू होल्ड नहीं करती. लेट अस मूव टू द डी पार्ट नाउ. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर एक नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो 90 से भी डिविजिबल होना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. व्हाई इज इट ट्रू? क्योंकि जो 9 और 10 का एलसीएम है वो होता है 90. इस वजह से अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा. Let us move on to the next statement. If two numbers are co-primes, at least one of them must be prime. तो ये क्वेश्चन कहता है कि अगर दो नंबर्स co-prime हैं, यानी कि उन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल कर आ रहा एक्सेप्ट फॉर 1, तो दोनों में से कम एक नंबर प्राइम होना चाहिए. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 15 and 16 को प्राइम है क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन ये दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स मानी गई है. Let us move on to F. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. अब ये क्वेश्चन कहता है कि अगर सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं तो क्या जरूरी है वो 8 से भी डिविजिबल हो? नो, दिस इज फॉल्स.
एंड व्हाई इज इट फॉल्स? इसका एक केस है कि 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल तो है, लेकिन वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमने इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर दिया। जी पार्ट, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4। अब ये बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है, बी पार्ट की तरह है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो नेसेसरीली 4 से भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू बनती है। व्हाई? क्योंकि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। इस वजह से कोई भी नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा वो नेसेसरीली 4 से डिविजिबल भी होगा। Okay, now let us move on to the next part. The next part is if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई नंबर है जो दो नंबर्स को अलग अलग पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि वो उनके सम को भी पूरा पूरा डिवाइड करे? इज इट नेसेसरी? यस, डेफिनेटली। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हमने होल नंबर्स के केस में करी थी, क्योंकि जब भी हम कोई नंबर लेते हैं और अगर हम उसे दो नंबर से डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड अगर होता है तो वो उनके सम से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 8 एंड 4, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो व्हाट इज 8 डिवाइडेड बाय 2? इट इज 4। ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। And what is 4 divided by 2? It is 2। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। Also, जब मैं इन दोनों का सम करती हूँ, that is जब मैं 8 plus 4 कर रही हूँ, that is equal to 12, तो उसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। Hence, this statement holds true। Let us move to the last part now. If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately। अब ये हमारी सिचुएशन उल्टी हो गई है कि अगर एक नंबर सम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है बाय 2, तो क्या वो जरूरी है कि वो उनको सेपरेटली भी डिवाइड करे? नो, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स बनती है, क्योंकि इसका केस ये है कि 6 एक ऐसा नंबर है जो 8 plus 4 को तो डिवाइड करता है, लेकिन वो 8 और 4 को सेपरेटली डिवाइड नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम 8 plus 4 कर रहे हैं, that is equal to 12, तो ये पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारा आंसर 2 आ जाता है। लेकिन जब हम 6 को अलग अलग 8 और 4 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होता। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स होल्ड करती है, अनलाइक द प्रीवियस वन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स थी जो समवॉट सिमिलर साउंड कर रही थी, बट वो नहीं है। हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज नॉट। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज एवरीथिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यू कैन सिंपली हैव अ लुक एट इट। ओके, let us move to question number 2 now. Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers. You know what are factor trees, right? Factor tree होता है कि जब हम एक नंबर को, नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसको हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, just like these two figures, उसे फैक्टर ट्री कहते हैं। So यहाँ पर हमें 60 के दो फैक्टर ट्रीज दे रखे हैं अलग अलग, और हमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ नंबर्स में वो मिसिंग है, हमें वो फिल करने हैं। Let me just explain it to you कि ये फैक्टर ट्रीज फिल कैसे होते हैं। सबसे पहले we always start from here, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 6 into 10, इसलिए हमने एक यहाँ सर्कल रखा और एक यहाँ सर्कल रखा। फर्दर जब हम 6 को स्प्लिट करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर 6 आए? 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर 6 आए। ऑन दी अदर हैंड हमें 10 को भी स्प्लिट करना है। हम 10 को कैसे स्प्लिट करेंगे? इन्होंने हम हिंट दी है कि हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 10 आए? हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर 10 आए। इफ यू नोटिस वन थिंग,
जब हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, हम अपने फैक्टर ट्री को इंक्रीज नहीं करते हैं, हम सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर्स को स्प्लिट करते हैं, नॉट द प्राइम नंबर्स। ये हमने फर्स्ट फैक्टर ट्री सॉल्व कर लिया है। लेट अस मूव टू द सेकंड फैक्टर ट्री नाउ। 60 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 30 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 60? 2। तो जब हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ऑन दी अदर हैंड जब हम 30 को स्प्लिट कर रहे हैं तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 30 आए? वेल ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर 30 आए। अब हम 3 को स्प्लिट नहीं करेंगे बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर, हम सिंपली 10 को स्प्लिट करेंगे। 10 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं which is equal to 10। हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 नहीं लिख सकते बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, और हम फैक्टर ट्री में सिर्फ प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लिखते हैं। सो हम 2 और 5 को फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे बिकॉज ये प्राइम नंबर्स हैं। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज आप मल्टीप्लाई का साइन पुट नहीं करते हैं फैक्टर ट्री में, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए पुट किया था। यू सिंपली रिप्रेजेंट योर फैक्टर ट्री लाइक दिस। So this is the solution. This is everything that I've explained. So this is how you represent your factor tree without any multiplication or product sign. Okay, this was about question number 2. Quite easy. Let us now move to question number 3. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक कॉम्पोजिट नंबर की, कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर्स हुए? जिनकी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज अपार्ट फ्रॉम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो उसमें कौन से नंबर्स हैं, जो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं करे जाते हैं? The solution says that in the prime factorization of a composite number, 1 and the number itself are not included. So let me highlight this for you कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक कॉम्पोजिट नंबर की, क्योंकि वो कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम ना तो 1 को इंक्लूड करेंगे उसमें, ना ही उस खुद नंबर को इंक्लूड करेंगे। Let us move to question number 4 now. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. तो हमें यहाँ पे पहले 2 काम करने हैं। हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर लिखना है और फिर उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के उसमें टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर कौन सा हुआ? इट इज 9999। अब हम इसको कैसे स्प्लिट करें इसके प्राइम फैक्टर्स में? हम इसको लिख सकते हैं 3 into 3 into 11 into 101। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इजीली प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। Another way out to find the prime factorization is through factor tree method, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। Okay, let us move on to question number 5 now. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. अब की बार हमें smallest 5-digit number लिखना है और उसे उसकी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या बनेगा? वो बनेगा 10,000। अब जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो निकलेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। सो अगेन हम इनके जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हम ये 2 तरीके से निकाल सकते हैं। Either you can use the prime factorization method or you can use the factor tree method. Either would work. Okay, moving on to question number 6. Find all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 1729 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और दूसरा टास्क का क्या करना है? हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े में अरेंज करना है। Now state the relation, if any, between 2 consecutive prime factors. थर्ड टास्क जो इस क्वेश्चन ने हमें दिया है वो दिया है कि सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे
1729 के, फिर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और अगर हमें दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन मिलता है तो हमें उसको भी स्टेट करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहे हैं 1729 के। इट इज कमिंग आउट टू बी 7 into 13 into 19. ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, so the relation between two consecutive prime factors is such that they are in arithmetic progression with the common difference between two consecutive prime factors as 6. ये हमने एक नया टर्म देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में या प्राइम फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा सेम निकल कर आता है। दैट इज, जब मैं 7 और 13 के बीच का डिफरेंस निकालूं तो वो 6 आएगा, जब हम 13 और 19 के बीच का भी डिफरेंस निकालेंगे तब भी वो 6 आएगा। सो इट इज लाइक अ प्रॉपर्टी कि जब भी हम किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसके जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, यानी कि जो डिफरेंस आता है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का वो हमेशा सेम आता है। Let us move to question number 7 now. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. अब ये क्वेश्चन कहता है कि कोई रैंडम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा डिविजिबल बाय 6 आते हैं। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमें कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको प्रूव करना है। लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। तो हमें 3 नंबर्स चाहिए। सबसे पहले हमने लिया 1 into 2 into 3। इनका जो प्रोडक्ट निकल कर आया वो निकल कर आया 6, which is obviously divisible by 6. Another example that we can take is 2 into 3 into 4, जिसका प्रोडक्ट निकल कर आया 24, which is again divisible by 6. थर्ड एग्जाम्पल जो हम पिक कर सकते हैं वो कर सकते हैं 3 into 4 into 5, जिसका प्रोडक्ट निकल कर आया 60 and it is also divisible by 6. ऐसे करते करते अगर हम करते चले जाएं, दैट इज हम जब कॉन्जिक्यूटिवली 3 नंबर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक चीज पता लगी कि जो नंबर निकल कर आता है, जो प्रोडक्ट निकल कर आता है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। सो सिमिलरली जब हम 10, 11, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 13, 20 आएगा, वो भी 6 से डिविजिबल है। दिस इज फॉलोइंग दिस पैटर्न। अगर आप करते चले जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। So from above all examples, it is clear that the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. अगर आप randomly कोई भी 3 consecutive numbers लेंगे तो भी आंसर satisfy करेगा। So this was about this question. We just had to prove it. Now moving on to question number 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. अब ये क्या कहता है कि जब हमने दो consecutive odd numbers को प्लस किया यानी उनका सम निकाला तो वो 4 से divisible निकल कर आए हैं। Verify this statement with the help of some examples. हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो दो नंबर होने चाहिए, consecutive होने चाहिए और odd होने चाहिए। So सबसे पहले हमने एग्जाम्पल फाइंड किया 1 and 3, ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और ऑड भी हैं। जब हमने इसका सम किया वो निकला 4, which is divisible by 4. Another consecutive number हम इसकी कंटिन्यूशन में लेंगे 3 and 5, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है एंड ऑड है। इसका सम निकल कर आया 8, that is again divisible by 4. Further, if we take 5 and 7 and add them up, we get the sum as 12, which is also divisible by 4. Furthermore, if we add 7 and 9, we get the sum as 16, again divisible by 4. So this is like a pattern which you can follow, और आप ऐसे करके कोई भी जब दो consecutive odd numbers pick करेंगे और उनका sum करेंगे, you will get a number that will always be divisible by 4. So from above all examples, it is clear that the sum of two consecutive odd numbers is divisible by
4। तो क्वेश्चन ने हमसे यही स्टेटमेंट की डिमांड की थी और हमने इसे प्रूफ कर दिया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following expressions prime factorization has been done? तो हमें ये बताना है कि हमें ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि चारों पार्ट्स में से कौन से पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखी है। बिफोर वी प्रोसीड, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर की, तो हम उसमें हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही लिखते हैं। इसका मतलब सिर्फ वही वाले नंबर्स लिखे जाते हैं जो प्राइम है, दैट इज उनके 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 24 को इन्होंने स्प्लिट किया है 2 into 3 into 4 में। इसमें हमें क्या मिस्टेक नजर आ रही है कि 2 and 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है और हम कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर फॉर योर कन्वीनियंस दैट हम कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तभी हमने उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन ही रखा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं है आंसर। 56 को हमने कैसे स्प्लिट किया है? 7 into 2 into 2 into 2। क्लियरली 7 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है। सी पार्ट अगर देखें तो 70 को कैसे स्प्लिट किया गया है? 2 into 5 into 7। क्लियरली 2, 5, 7 तीनों की तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, सो ये वाला पार्ट भी हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है। डी पार्ट देखते हैं। 2 into 3 into 9। 2 and 3 तो प्राइम नंबर्स हैं, but 9 is not a prime number, therefore this is not done by prime factorization. So 4 is not a prime number in case of A part, 7 and 2 prime numbers हैं in case of B part, 2, 5 and 7 again prime factors in case of C part, and 9 is not a prime factor in case of D part. So what is the answer to this question? The prime factorization has been done in option B and C. This is it for this question. Let's move to question number 10. We need to determine if 25110 is divisible by 45. अब हमें ये बताना है कि ये नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं। हमने जब डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे तो हमने 11 तक किए थे। जो हमारे पास लार्जर नंबर्स होते हैं जैसे 45, उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास नहीं है। So there's a series of steps that we follow ताकि हम उसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर सके। यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, 5 and 9 are co-primes, test the divisibility of number by 5 and 9। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो हम 45 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं in the form of a pairing, step 1। तो it will be 1 into 45, then it will be 3 into 15, what else? It will be 5 into 9, that is it? Yes। अब हमें इन तीनों पेयर्स में से एक ऐसा पेयर पिक करना है जो को प्राइम पेयर हो। हम ये वाला तो इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट है। ये पेयर को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 और 15 के बीच में हम 3 कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास जो को प्राइम पेयर निकल कर आया है 45 का, वो निकल कर आया है 5 and 9। So सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, जब हमें लार्जर नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होती है तो हम उनके फैक्टर्स में से एक ऐसा पेयर चूज करते हैं जो कि को प्राइम पेयर हो। उसके बाद हम उन दोनों नंबर से इस पर्टिकुलर नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और अगर वो सैटिस्फाई करती है, hence we say that the number is divisible by 45. So the solution says that 25110 is divisible by 5 as it ends with 0. ये 5 की divisibility थी। It is divisible by 9 as well. ऐसा क्यों है? क्योंकि 9 की divisibility के according जब हम digits का sum करेंगे, अगर वो 9 से divisible हुआ तो number भी होगा। तो digits का sum कितना आ रहा है? 2 plus 5 is 7, plus 1 is 8, plus 1 is 9. So it is divisible by 9 as
well. Now, as it is divisible by 5 and 9 both, it must be divisible by their LCM, that is 45. So hence 25110 is divisible by 45. तो जब हमने को प्राइम पेयर फाइंड कर लिया, उन दोनों से डिविजिबिलिटी भी चेक कर दी और वो सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब अगर ये नंबर उस को प्राइम पेयर से डिविजिबल है तो वो इनकी LCM, दैट इज द बिगर नंबर जो क्वेश्चन में दे रखा था, उससे भी डिविजिबल होगा. So this is how you test the divisibilities of larger numbers. You could have got any other number apart from 45. It's the same method that you should adopt to test the divisibility of such numbers. So this is it for this question. Question number 11. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3, that is 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6, that is 24? Give an example. तो question कहता है 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 and 3 दोनों से divisible है. वो उनके प्रोडक्ट से, that is 6 से भी divisible है. Similarly, एक नंबर है जो 4 and 6 से भी divisible है. क्या ये जरूरी है कि वो उनके प्रोडक्ट से यानी कि वो 24 से भी divisible हो? We need to justify the answer with the help of an example. So as an example, 12 is divisible by both 4 and 6, but 12 is not divisible by their product, that is 24. तो इस केस में हमारे पास एक एक्सेप्शन निकल कर आया है. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल तो है, लेकिन जब हम 4 और 6 का प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज 24, तो 12 24 से डिविजिबल नहीं है. So this statement has been proved wrong. Moving on to question 12. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? So question कहता है कि हमें एक नंबर फाइंड करना है जो स्मॉलेस्ट नंबर है और उसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं. Let us see. The smallest number having 4 different prime factors is obtained by finding the product of 4 smallest prime numbers. तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि अगर हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हमें 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 is a prime number, 5 is a prime number and 7 is a prime number. तो जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 210. 210 स्मॉलेस्ट वो नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं. You can even find the prime factors and see it yourself. So this was about this question. That is it for this presentation. Thank you so much for watching. If you want to see more such solutions of NCERT, not only of mathematics, but rest of the subjects as well, please visit our site, that is arrangeacademy.com. Also, for more such solutions, please subscribe to the YouTube channel, that is Arrange Academy. Keep learning and keep growing. I will see you all in the next presentation.